वीएसडी में हमारे पास क्या है, लेफ़्ट टू राइट शंट होंगे तो वो क्या होते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। प्रेजेंटेशन में साइनोसिस होती है उनकी लेटर रेयर में। वीएसडी ज़्यादा होते हैं एएसडी से, एएसडी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पीडीएस से। ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंट अर्ली साइनोसिस, लेफ्ट टू राइट लेटेस्ट साइनोसिस। वीएसडी में हमारे पास क्या होगा, आपको सी बात है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट शंट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। तो ऑक्सीजनेशन किसमें इंक्रीज हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, दोनों जगह पे ऑक्सीजनेशन इंक्रीज होगी। कुछ जो है खुद रिजॉल्व होते हैं, कुछ लोग लेफ्ट वेंट्रिकल ओवरलोड करवा के हार्ट पे ले करवा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड वो राइट वेंट्रिकल भेजेगा उतना ज़्यादा अल्टीमेटली वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जो है एएसडी क्या होता है, डिफेक्ट होता है इंटर आर्टीरियल सेप्टम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे वाइट फेस स्प्लिट मिलता है S2। ऑस्टियम सेकेंडम के जो डिफेक्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्टियम प्राइमम के। ऑस्टियम प्राइमम होगा तो किसी कंजेनाइटल एनोमलीज के साथ एसोसिएटेड होगा। इसमें पल्मोनरी फ्लो मर्मर होता है। अच्छा, एएसडी जब बनता है, फोरामिनोवेल जब बनता है जब हमारा मिसिंग टिश्यू होता है, जबकि इसमें हमारे पास क्या होती है, फ्यूजन नहीं हो पाते। अब हमारे पे एएसडी की वजह से राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेशन बढ़ेगी, राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में भी, इन तीनों में बढ़ेगी। इसके वजह से पैराडॉक्सल एम्बोलाई भी हो सकता है और लंग में जा सकता है। बाईपास भी कर सकते हैं लंग को। सिस्टमैटिक आर्टीरियल एम्बोलाई ये एसोसिएटेड होता है डाउन सिंड्रोम, एएसडी एसोसिएटेड डाउन सिंड्रोम, याद रखना। पीडीए क्या होता है, शंट जो है बच्चों में फीटल पीरियड में तो राइट टू लेफ्ट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीडीए इज यूजली नॉर्मली न्यूट्रल, नॉर्मली क्लोजेज आफ्टर बर्थ। जब भी ऑक्सीजन बढ़ता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कम होता है, ये क्लोज हो जाता है। VDA E1 E2 open the और इंडोमेसिन क्लोज था। अच्छा, हमारे पास न्यूनेटल पीरियड में क्या होता है, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है ना, हमारे लंग्स काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो है शंट जो क्या होता है, शंट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, और फिर इसी तरह जो है पीडीए होता है तो अयोटा का सारा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ठीक है, शंट ओके। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है सारी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और हार्ट फेल, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने वहीं जाना है। कंटिन्यूस मशीन लाइक मरमर आता है क्योंकि कंटिन्यूसली जो है अयोटा पंप कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं। पेटेंसी जो मेंटेन होती है बाय प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस से और लो ऑक्सीजन। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रहता है E1 E2 तो ये ओपन रहता है और लो ऑक्सीजन से। जब हमारे पास जो है ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है यानी बर्थ के बाद, तो हमारा ये क्लोज हो जाता है। इसकी वजह से लेट साइनोसिस होती है लेटर स्टेज में इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, इसे कहते हैं डिफरेंशियल साइनोसिस। इसेमेंगर सिंड्रोम क्या होता है, अब इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए, जो अनकरेक्टेड लेफ्ट टू राइट शंट था, वीएसडी था, ईएसडी था, पीडीई, सारे जो तीनों हैं मिलके क्या करेंगे, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे पैथोलॉजिकल, क्योंकि वो इतना प्रेशर लोड को नहीं कर सकते। पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग हो जाएगी, वास्कुलर से पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होगी, शंट राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लेट साइनोसिस होगी, इसकी वजह से क्लबिंग होना शुरू हो जाएगी, पॉलीसाइथीमिया होगा, साइनोसिस होगी तो पॉलीसाइथीमिया होगा, और साइनोसिस का साइन जो है हमारे पास क्लबिंग हो रहा है। एज वहाँ से डिपेंड करते हैं सिवियरिटी पे, साइज़ में। अब जब हमारे पास ये होगा ना, राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल सब नॉर्मल होंगे, लेफ्ट एट्रियम नॉर्मल होगा। अब अगर हम उसकी बात करें वीएसडी की, तो हमारे पास जो है सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल में जाएगा। ठीक है, कोटेशन ऑफ एओर्टा में क्या होता है, एओर्टिक नेयरिंग होती है, जहाँ पे डक्टस आर्ट्रियोसिस जो है ना, जक्स्टा आर्ट्रियल, जहाँ पे पल्मोनरी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी मिल रही होती है, ये बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, और यहाँ में नहीं, नेयरिंग ऑफ द एओर्टा को कहते हैं हम। ठीक है, यूजुअली वहाँ होती है जहाँ पल्मोनरी आर्टरी के साथ मिल रहा है, टर्नर के साथ होता है।
अब हमारे पास क्या होगा, असेंडिंग एओर्टा में तो सही ब्लड जाएगा यहाँ पे जैसे डायग्राम में, लेकिन डिसेंडिंग में मसला हो जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर। तो वीक पल्सेस होंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी ब्रेकियोफेमोरल डिले होगा, विद एज इंट्राकोस्टल आर्टरीज एनलार्ज होंगे ड्यू टू कोलेटरल सेक्रेशन, आर्टरीज एरोड करेंगे, रिब्स को नोच अपेयरेंस मिलेगी चेस्ट एक्सरे में। कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से क्या होगा, अब हार्ट आगे पंप नहीं कर पाता, हार्ट फेलियर हो सकता है। अच्छा, सेरिब्लार जो है हैमरेज हो सकता है, बैरी एनेरिज्म हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रिस्क है इसका जो है ना पेशेंट में, ऊपर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होगी ना तो वहाँ पे बैरी एनेरिज्म हो सकता है। एओर्टा के जो है असेंडिंग एओर्टा का रप्चर हो सकता है, पॉसिबल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इन्फेंटाइल फॉर्म जो है वो डेंजरस होती है, जो कि डिस्टल होती है। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल के एक्सपोजर से हमारे पास फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, VSD, PDA, ASD, टॉफ, मानी सारी ये जो लेफ्ट साइड वाले वो सारे और टॉफ हो सकता है। रुबैला में PDA और पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस और सेप्टल, लेकिन PDA इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, ऑटोसोमल ट्राइजोमी है। इसकी वजह से AV सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, यानी कि एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या बना रहा था, एंडोकार्डियम जो है AV वॉल्व बना रहा है, ये सारे बना रहा था ना। VSD बन जाएगा, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, कॉमन AV वॉल जो है हमारे पास हो सकता है इसमें डाउन में। डायबिटीज़ में ट्रांसमिशन ग्रेट वेसल्स होती है, मार्फन में MVP हो सकता है, थोरेस के अंदर जो है आयोटिक एनेरिज्म हो सकता है या डायसेक्शन हो सकती है, आयोटिक रीगर्ज भी कर सकता है, ठीक है। लिथियम में एप्स्टॉन वाला में टर्नर में बाइकस्पियर आयोटिक वॉल और रोटेशन एओर्टा, विलियम्स में सुप्रा क्लाविक वेलिकुलर आर्टिक स्टेनोसिस 21Q11 में जो है हमारे पास किससे छोटी होता है, टॉफ से होता है, और ट्रंकस आर्टियोसिस में भी हो सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉफ है। हाइपरटेंशन क्या 120/80, वैसे तो नॉर्मल क्या होते हैं 120/80 होता है, अगर 130/80 हो जाए तो हमारे पास हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर परसिस्ट कर रहा है, एज पे डिपेंड करता है, मोटापे पे डिपेंड करता है, डायबिटिक पेशेंट में, फिजिकली काम नहीं करे, सोडियम बहुत ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको है, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री है। ब्लैक में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट और एशियन पॉपुलेशन। 90% ऑफ हाइपरटेंशन जो है एसेंशियल होती है और डिपेंड करती है कि किसी का बंदे का कार्डियक आउटपुट तो नहीं बढ़ा हुआ उसकी वजह से हो रही है, या रेजिस्टेंस बढ़ी होती है। रिमेनिंग जो 10% होती है वो कोई ना कोई रीनोवास्कुलर जैसे फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया जो यंग पेशेंट में होता है उसमें स्ट्रिंग ऑफ बेस अपीयरेंस होती है रीनल आर्टरी की, यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं। अच्छा, यूजली सीन एडल्ट फीमेल्स जो होती है वो आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है और रीनल आर्टरी की, या फिर प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन की वजह से भी हो सकता है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मतलब है कि अभी कोई इमरजेंसी नहीं हो, अर्जेंसी का मतलब अर्जेंसी नहीं हो, 180/120, 180/120 रेशियो है, ठीक है। हाइपरटेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में सेवियर हाइपरटेंशन भी डैमेज हो गया, क्या मतलब कि दिमाग में क्या हो गया, इंसेफेलोपैथी हो गया या स्ट्रोक हो गया, आंखों में रेटिनल हैमरेज एक्सुडेट आ गए, पेपिलर एडीमा जो ICP को बता रहे हैं बढ़ गया है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, आयोटिक डायसेक्शन तो नहीं हो गई है क्योंकि आयोटा डायसेक्ट कर जाता है, किडनी इंजरी, माइक्रोएंजियोपैथी, हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है, क्लिम्शिया हो सकता है। अच्छा, हमारे पास इसमें हमें मिलेगा क्या, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की वजह से हाइपरप्लास्टिक अनियन स्किनिंग मिलती है विथ प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल साइज, ठीक है। अच्छा, या फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इसे कहते हैं, मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस भी कह सकते हैं इसको, मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस, हाइपरप्लास्टिक आर्टियोस्क्लेरोसिस, मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस, एक्सिव फिब्रिन डिपोजिशन विद सेल डेथ और सर्कमफ्रेंशियल amorphous pink material divergent with smudged eccentric endothelium that lake cytotactic tail। स्मजिंग्स होती है, देखो सेल्स यहाँ पे अनियन स्किनिंग हो रही होती है, इसकी जो इसे बोलते हैं एक्सटेंसिव फिब्रिन डिपोजिशन विथ सेल डेथ सरकमफ्रेंस के अंदर amorphous pink material और स्मज उसके साथ सेल्स के साथ लेक साइटोटैक्टिक। यहीं पे हमारे पास जेंथोमास होते हैं जो लिपिड लेडिन हिस्टोसाइज स्किन में, आइलेट्स में जेंथोजाल्मा, टेंडन्स में जो होंगे वो टेंडिनस जेंथोमास होते हैं, एक्लीस और फिंगर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्नियल एसोसिएशन अर्ली में तो नॉर्मल होती है, आर्कस करा दीजिए, अर्ली लाइफ में जो होती है जो भी जिनके जो है ना हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है, ठीक है। अच्छा, आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरियोस, इस जिसमें आर्टियल वॉल थिकनिंग होगी और इलास्टिसिटी लॉस होगी। स्मॉल आर्टरीज को अगर अफेक्ट करेगा उसे आर्टीरियोल कहते हैं। तो हाइलीन जो होता है एक हमारे पास होता है हाइपरप्लास्टिक, जो हाइलीन होता है जो थिकनिंग होती है उसमें
क्योंकि हाइलीन क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वो लीक होती हैं। एक तो एसेंशियल हाइपरटेंशन में ऐसा होता है जो असेंशियल होती है, जो और यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट में होता है। ग्लासी होमोजीनियस जो है पिंकी मटेरियल होता है, इसमें हाइलीन होते हैं। जबकि हाइपर प्लास्टिक जो होती है उसमें अनियन स्किनिंग होती है, बट सेवियर हाइपरटेंशन होती है जो विद प्रोलिफरेशन और स्मूथ मसल सेल्स जो है वो हमारे पास प्रोलिफरेट करते हैं। बाकी जो मैंने आपको पेरेंट्स बताई थी। उसके बाद ना मिडिल क्लासिफिक स्क्लेरोसिस जो है, बस याद रख लो कि सेवियर मतलब जो प्लास्टिक और मोनकबरी स्क्लेरोसिस मिडिल क्लासिक स्क्लेरोसिस होती है। ये मीडियम साइज आर्टरीज को अफेक्ट करती है। मोनकरी जो नाम है एम से, कैल्सिफिकेशन इसमें इंटरनल जो इलास्टिक लेमिना होता है, अंदर का जो लेमिना होता है, अंदर की जो मीडिया होती है वो होती है वैसा स्टिफ होती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती उसको, ठीक है, कि इलास्टिक लेमिना के अंदर हुआ है, मीडिया के अंदर हुआ है, लेकिन ल्यूमेन में कुछ नहीं हो रहा है। पेप्स्टन अपीयरेंस एक्सरे में डू नॉट एक्सट्रैक्ट ब्लड फ्लो। हाइपरटेंशन की वजह से ये भी होता है। ये मीडियम साइज को करता है, ठीक है, याद रखना। फिर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई सिंड्रोम है। कोई भी ना माइक्रो एम्बोलाइजेशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की एथ्रोसिटी प्लाक से लार्ज आर्टरी यानी कि एओर्टा में, जैसे जिसके कोई भी प्रोसीजर हुआ, हिस्ट्री देते हैं हमारे पास, एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी होती है, जिसमें एंड ऑर्गन डैमेज होता है ड्यू टू स्मॉल आर्टरी एम्बोलाई एंड एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। फिर एकदम लिम्फेटरी रिस्पॉन्स होता है स्मॉल आर्टरी में, क्या लिविडो रेटिकुलरिस, डिजिटल इस्कीमिया, ब्लूटो, यूरिनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, और गट इस्कीमिया हो सकता है। पल्सेस हमारे पास इसमें बताएंगे, पेशेंट की पल्स जो है वो रिमेन पल्पेबल है, जिससे हमें पता चलेगा कि बिकॉज लार्ज आर्टरीज आर अनफेक्टेड, स्मॉल आर्टरीज से अफेक्ट होता है। इन्वेजिव प्रोसीजर के बाद ही हमारे पास हिस्ट्रीज होते हैं। यहाँ तक तो करना है लाजमी आज, नैरो कम्प्लेक्स टेक्निकार्डिया तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एथ्रोस्क्लेरोसिस है, इसके भी अच्छा ओटाइटिस मैंने लिखा है, मीडियन इन्फ्लेमेशन होती है काजबा टाकोसाको और जाइंट ओटाइटिस में ओटाइटिस होती है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस वेरी कॉमन डिजीज ऑफ इलास्टिक आर्टरीज एंड लार्ज एंड मीडियम। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या डिजीज़ है, लार्ज मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज का। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्लाक जो है एंटीमा में अपोजिट होते हैं। कॉपी कैट नेम विला जो है उसमें आता है, मतलब अब्डोमिनल कैविटी, कॉपी मतलब कि कॉर्नरी आर्टरी, उसके बाद कॉपी बी में पोप्लेडियल आर्टरी आती है, कैट में फिर कैरोटिड आती है, नेम विलस यानी सर। अच्छा, अब्डोमिनल एओर्टा नंबर 1 पे है और फिर हमारे पास कॉर्नरी है, ठीक है, दिल की है, ठीक है, याद रखना। मॉडिफाइबल वह फैक्टर हैं जो उनको हम छोड़ सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, जो पेशेंट डिस्लिपिडीमियाज हैं जिनको डायबिटिक है, सेम फैक्टर जो कि हाइपरटेंशन करवाते हैं। नॉन डेमोबाइल में एज, मैल, सेक्स, पोस्ट मेनोपाइजल स्टेटस और फैमिली हिस्ट्री जो है, हमें पता है पोस्ट मेनोपाइजल हिस्ट्री प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोडक्टिव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइना हो गया, क्लोडिकेशन हो जाती है, इसकी वजह से एंजाइना होता है, क्लोडिकेशन, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। बाद में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमें ये चीज़ याद रखनी होती है, सबसे पहले जो है नॉर्मल आर्टरी होती है, लूमेन होता है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, एलडीएल डिपोजिशन हो जाती है, फॉर्मी सेल जो बन जाते हैं जो मैक्रोफेजेस होते हैं। और फिर हमारे पास एक जो है डिपोजिशन की वजह से जो है ना फैटी स्ट्रीक बन जाती है। देन जो फैटी स्ट्रीक होती है उसमें स्मूथ मसल सेल्स जो आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्लेटिलेट हैं वो प्लेटिलेट ड्राई ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से एक तो स्मूथ मसल भी माइग्रेट होकर आ रही होती है, और दूसरी बात क्या होती है, प्रोलिफरेशन और ईसीएम भी डिपोजिशन होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वगैरह के, फाइब्रस प्लाक बन जाता है। कॉम्प्लेक्स एरिथ्रोमा क्या होता है कि उसके अंदर अगर कैल्सिफिकेशन हो जाए उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और कैल्शियम जितना ज़्यादा कैल्शियम उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, मेटालोप्रोटीजेज जो होते हैं, जो कैप होती है जो एरिथ्रोमा के, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से प्लाक रप्चर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अब इसके न्यूडिज्म बन सकता है, इसकी वजह से किसी का जगह का ये तो डायलेट हो सकता है, या तो इस्कीमिया करवा सकता है, किसी जगह पे इन्फाक करा सकता है, किसी जगह पे पेरिफेरल डिजीज़ करवा सकता है, थ्रम्बस बन सकता है, एम्बोलाइक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती हैं। अयोर्टिक एनेरिज्म क्या है कि कोई लोकलाइज डायलेशन होगी अयोर्टा की, जिसकी वजह से अब्डोमिनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है, बैक पेन हो रहा है, ये एक साइन है, लीक हो रहा है कोई चीज़, या डायसेक्शन हो रहा है, या इमीडिएट रैप्चर होने वाली जब भी लीक जो है डायलेशन होती है, तो इसका मतलब है कि या तो वो रैप्चर हो जाएगी, या तो वो डायसेक्ट हो जाएगी, या तो वो लीक हो जाएगी। थोरेसिक एओर्टिक जो है एनेरिज्म है, ये हमारे पास जो है असेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, ये एओर्टिक आर्च है, डिसेंडिंग एओर्टा है, अब्डोमिनल एओर्टा है। थोरेसिक एओर्टा की बात करें जो यार लाइट येलो में दिया है, ये सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन के साथ एसोसिएटेड है।
अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमारे पास सिस्टिक मीडिया डिजनरेशन में हाइपरटेंशन आ जाती है, ठीक है, और बाइस्पेरोटिक वाल्व आता है जो कि टर्नर के साथ एसोसिएटेड है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आ जाते हैं, मार्फिन सिंड्रोम जैसे, और टर्शियरी सिफिलिस जो है वो थोरेसिक आर्टरी सिंड्रोम, ओबुलेटेड एंडोकार्डिटिस तो वेजा वजरम, आर्टिक रूट डायलेशन में लीड टू। अब एओर्टिक रूट डायलेशन की वजह से मैंने क्या बोला था, जो हमारे पास क्या होता है, वो एओर्टिक वॉल्व रिगर्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हाइपरटेंशन, कनेक्टिव टिश्यू और हमारे पास टर्शियरी सप्लाई, ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ रिस्क फैक्टर्स। जबकि इसके अंदर जो अब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म है ना, इसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, ईसीएम की डिग्रेडेशन हो जाती है। रिस्क फैक्टर इसके सेम है जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है, टबैकोस, एज, मेल फैमिली हिस्ट्री, पल्पेबल पल्साटाइल एक अब्डोमिनल मास नज़र आता है। एरो हमारे पास दिखा रहे हैं कि अब्डोमिनल एओर्टा के अंदर हमारे पास है। रप्चर में प्रेजेंट है ट्रायड और पल्सिटाइल अब्डोमिनल पेन होता है, एक्यूट अब्डोमेन की बैक पेन के साथ जो भी हिस्ट्री आती है, ज़्यादातर सिनेरियो जो हमें दिए जाते हैं, क्या कहते हैं, मूवीज़ वगैरह में दिखाए जाते हैं, और हाइपरटेंशन होती है। मोस्ट ऑफन इंफ्रारेनल होता है, तो इन रीनल से नीचे होता है अब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजा वेजरम इज डिड्यूस। अच्छा, ट्रोमेटिक जो हमारे पास जो एओर्टिक रप्चर होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, कोई ट्रॉमा होता है डिसलेशन इंजरी में, जो एओर्टिक स्टेमस होता है ना, जहाँ पे प्रॉक्सिमल डायस्टेंडिंग एओर्टा होता है, लेकिन उससे ऊपर क्या होती है, जस्ट डिस्टल टू द ओरिजिन। अभी हमारे पास लेफ्ट सब क्लेविन आर्टरी निकली है ना, उसके ओरिजिन के नीचे ही हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास जो है ना, वहीं पे जो है ना, ये इसका जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो है डिसेंडिंग एओर्टा का होता है। एक्सरे में हमारे पास वाइड एंड मीडियास्टिनम देते हैं, ठीक है ना। ये सब क्लेविन आर्टरी सपोज हमारे पास यहाँ पे सब क्लेविन आर्टरी निकली है, और उसके जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वहाँ पे मेनली होता है डिस्टल टू ओरिजिन ऑफ लेफ्ट क्लेविन आर्टरी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं एओर्टिक, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई हुई है, एओर्टा जो है डायसेक्शन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ना डायलेशन दिखा रहे हैं, यहाँ पे डायसेक्शन दिखा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, लैंगिटिनल इंटरमीडिएट ईयर फॉर्मिंग ऑफ फॉल्स ल्यूमन बन रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से ये किसकी वजह से एसोसिएटेड, वो सारे कंडीशन जो हमने थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म में पढ़े, हाइपरटेंशन, बाइस्पेरोटिक एओर्टिक और मार्फन सिंड्रोम। सडन टेयरिंग होता है, चेस्ट पेन होता है, रेडिएटिंग टू बैक, मार्करली अनइक्वल बीपी हमेशा देंगे, ठीक है। सब क्लेवियन तक पहुंच जाता है, ब्रेकियो सेफेलिक ट्रंक यहाँ पे हो सकता है, इसलिए चेस्ट एक्सरे मीडियास्टिन वाइडनिंग होती है, इसकी वजह से अब क्या हो सकता है, अब ये हमारे पास सपोज असेंडिंग को अवॉल्व कर सकता है, डिसेंडिंग को कर सकता है, तो ऑर्गन इस्कीमिया, एओर्टा का रप्चर करा सकता है, डेथ करवा सकता है, कॉर्नरी आर्टरी को इन्वॉल्व कर सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, एमआई हो सकता है। अच्छा, स्टैनफोर्ड ए में तो हमारे पास सिर्फ असेंडिंग ही होता है वो बाकी जो स्टैनफोर्ड बी होता है, यानी कि इन्वॉल्व ओनली डिसेंडिंग एओर्टा बिलो द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। बीटा ब्लॉकर पहले देते हैं, देन वेज़ोडायलेटर। बीटा ब्लॉकर पहले इसलिए देते हैं, क्या करें, वो हमारे पास हार्ट रेट को कम कर दें, ठीक है, बीटा ब्लॉक कर दें, और उसके बाद हम वेज़ोडायलेटर देते हैं। और बीटा ब्लॉकर का काम ये होता है, एक तो हार्ट रेट को कम कर देते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, उसके बाद हमने कर लिया हार्ट रेट को कम, फिर हम वेज़ोडायलेटर देंगे। अगर हमने पहले वेज़ोडायलेटर दे दिए, ठीक है, तो एकदम हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमें पहले वेज़ोडायलेटर नहीं देने हैं, पहले हमने बीटा ब्लॉकर देना। रीनल इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि ये इंफ्रारीनल भी होते हैं, तो अब्डोमिनल पेन, रीनल मेसेंट्रिक इस्कीमिया हो सकता है, रीनल और मेसेंट्रिक आर्टरी भी हो सकती है इन्वॉल्व। अच्छा, स्पाइनल आर्टरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर स्पाइनल आर्टरी इन्वॉल्व हो जाए इसकी वजह से आर्टिक डिसेक्शन में, तो लोअर एक्सट्रीमिटी पैराप्लेजिया होता है। हाइपरटेंशन वाले जो मैंने लिखा है, हाइपरटेंशन में जो मिडिल लेयर हाइपरट्रॉफी होती है, डिजेनरेशन होती है, और ये हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है।
मैंने लिखा ट्रांसम्यूरल अगर नेक्रोसिस हो जाए, ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस हो जाए इंटीरियर लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट, तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फ्री वॉल रप्चर हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने बनाया, उसके इंटीरियर और लेटरल वॉल को दिखाया, यहाँ रप्चर होने से लेफ्ट वेंट्रिकल फ्री वॉल रप्चर हो जाता है। सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में क्या है कि यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी है, प्रॉक्सिमल लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है स्टीनोस हो गया है, अब ऊपर ब्लड नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो वर्टिबल आर्टरीज दिखा रहे हैं राइट वर्टिबल आर्टरी, अब ये ब्लड जो है जो ब्रेन में जाना था वो नीचे आ गया, रिवर्स फ्लो होना शुरू हो गया है इप्सिलेटरल टू द साइड ऑफ द लीजन। ये याद रखना है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उस तरफ ब्लड ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। इंटरनल कैरोटिड तो न्यूरोलॉजिकल कॉर्टिकल साइन, अगर इंटरनल कैरोटिड में नहीं जा रहा है तो न्यूरोलॉजिकल साइन आएंगे। क्या हुआ, सिनोसिस हुई सबक्लेवियन आर्टरी की प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ वर्टिबल आर्टरी जब निकल रही थी उससे पहले हुई। हाइपोपरफ्यूजन होती डिस्टल टू सिनोसिस, रिवर्स ब्लो इन अपसिलेटरल वर्टिबल आर्टरी, रिड्यूस सेरेब्रल परफ्यूजन। जब हम उस आंत को उठाते हैं, ठीक है, तो काम करते हैं, तो उसमें हमारे पास अफेक्टेड आर्म में सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्म एस्कीमिया, पेन, पैरेसीडिया, वर्टिबो बेसिलर इनसफिशिएंसी हो सकती है, डिजीनेस, वर्टिगो हो सकता है। और हमारे पास बीपी में जो बिटवीन द आवर्स हमारे पास ग्रेटर देन 15 का डिफरेंस आएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा, मतलब ये जो है सेरिबो जो है ना वर्टिबो बेसिलर सिम्टम आएंगे, डिजीनेस, वर्टिगो, ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के साथ है और टाकासाको आर्ट्राइटिस के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें आर्ट्राइटिस होती है, और जो है हमारे पास हार्ट सर्जरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता था अंजाइना आ जाता है। अंजाइना में चेस्ट पेन होता है ड्यू टू आइस्कीमिक मायोकार्डियम सेकेंडरी टू कॉर्नरी आर्टरी नैरोइंग और स्पाजम, नो नेक्रोसिस, सिर्फ स्पाजम की वजह से होता है, ठीक है, कोई नैरोइंग नहीं होती, नैरोइंग की वजह से होता है, कोई नेक्रोसिस अभी नहीं हुई होती। स्टेबल में क्या होता है, यूजली सेकेंडरी टू, हमारे पास स्टेबल क्यों होता है, सेकेंडरी टू आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है ग्रेटर देन 70% जब हमारे पास ओक्लूशन हो चुके होते हैं, लेकिन लेस देन अभी 100 है। एक्सर्शन चेस्ट पेन होता है क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी डिप्रेशन, ऐसी रिजॉल्विंग विद रेस्ट और एंटाट्रोग्लाइन, क्योंकि स्टेबल अंजाइना है। विजुस्पास्टिक में हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ वेरिएंट अंजाइना है, ये रेस्ट पे होता है सेकेंडरी टू ऑनरी आर्टरी, स्पाजम की वजह से होता है। ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन एकदम हो जाती है हमारे पास, स्पाजम की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से डिस फैक्टर है, ठीक है। हाइपरटेंशन या हाइपोक्लोसीमिक इसका कोई रिस्क नहीं है, इसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस का रिस्क फैक्टर नहीं होता। कोकेन, अल्कोहल, ट्रिप्टन्स की वजह से कैटरीट विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड आयोडीन स्मोकिंग सेशन। इसमें हमारी बात करते हैं, ये यंग में होता है, एक तो ड्यूरिंग रेस्ट हो सकता है, स्लीप हो सकता है, व्हेन वेगस जब पीक पे होती है, रेस्ट पे जब वेगस पीक पे होती है ना, तो ये तब होता है। होता क्या है कि हमारे पास जो है पैराफिल एंडोथीलियर जो फंक्शन होता है वो इंटैक्ट होता है। यहाँ पर रिएक्टिविटी होती है कॉर्नरी की, जो है स्मूथ एंडोथीलियर जो है ना, वो हमारे पास डिसफंक्शन होता है, और जो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ हमारे पास वेजोडायलेटेड जो एंडोथीलियम एनो होता है ना, वो हमारे पास सही से काम नहीं कर पाता हार्ट के अंदर। यहाँ पर रिएक्टिविटी हो रही होती है कॉर्नियम वेसल की एक तो, और जो एनो होता है डायलेट नहीं कर पा रहा होता है, ये इसमें मसले होता है। वेगस क्या करता है, वेगस जो होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, वो डायलेट करवाता है ना, एनो रिलीज़ करवा के। लेकिन अगर पेशेंट के पास एनो ही नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे हमें वेजो डायलेशन नहीं होगी। लिखा हुआ है कि अल्टीप्लास जो हमने कहा था कि फिब्रिन के साथ बाइंड करके थ्रोम्बस को तोड़ देता है ना, ये थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं, तो और एक्टिवेट करता है प्लाज्मिन को, थ्रोम्बोलाइसिस करवाता है। इसकी वजह से इंट्राक्रैनियल हैमरेज का रिस्क हो जाता है, इरेगुलर रिस्पायरेशन होती है, इरेगुलर प्यूपल होता है, यानी कि एसिमेट्रिक प्यूपल हमें नज़र आता है।
जब भी हमारे पास इंट्राक्रेनियल जब हमारे पास हैमरेज होता है तो प्यूपल्स जो हैं वो इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर रिस्पायरेशन होती है। स्टेबल एंजाइना हमारा एक्सर्शन पे होता है, ट्रोपोनिन लेवल नहीं बढ़ते, कोई इन्फेक्शन नहीं होती, कोई ऐसी चेंजिंग नहीं होते हैं। अनस्टेबल में हमारा माइल्ड एक्सर्शन या होता है या रेस्ट पे होता है, कोई एलिवेशन वगैरह नहीं होती। एसटी डिप्रेशन हो जाए, 3 रीजन हो सकते हैं। नॉन एसटी मतलब नॉन एसटी है, ठीक है। एसटी डिप्रेशन है, प्रोटोनिन लेवल बढ़े हैं, आर्ट रेस्ट हो रहा है, सब एंडोकार्डियम है। जबकि एसटी एलिवेशन यानी कि एसटी है, सिर्फ एसटी एलिवेशन में ही एसटी एलिवेशन होगी, ठीक है, याद रखना। ट्रोपोनिन लेवल इसमें भी बढ़े होंगे, एड्रेस होगा, ये ट्रांसम्यूरल होगा। नॉन एसटी और एसटी में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन और सब एंडुलर ट्रांसम्यूरल है। कॉर्नी स्टील सिंड्रोम क्या है, जैसे कि सबक्लेवियन आर्टरी सिंड्रोम था, इसीलिए कॉर्नी स्टील में क्या होता है, जहाँ पे कॉर्नी स्टीनोसिस होती है, वेसल जो है ना बेस लाइन पे ही वैसे ही डायलेट होती है, ताकि यहाँ पे जहाँ भी हमने कहा था हाइपोक्सिया होता है तो वेजो डायलेशन होती है। लेकिन अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे वेजो डायलेशन तो और वेजो डायलेशन हो जाएगी। जो नॉर्मल वेसल्स है उन्हीं की वेजो डायलेशन होगी। जो ब्लड जो है ब्लड होगा शिफ्टेड टूवर्ड वेल परफ्यूज एरियाज़ में, तो इस्कीमिक जो एरिया है वहाँ पे तो और ब्लड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे कि हमने डाइपैराडामोल दे दिया जो कि पीडीए इनहिबिटर है, या रेगा एडेनोसिन दे दी, तो प्रिंसिपल बिहाइंड फिनोलॉजिकल टेस्ट तो कॉर्नी वेजिटेलेटर देते हैं, तो और हमारे पास जो है हमारे पास पेशेंट जो है हम टेस्ट कर सकते हैं कि आर्थरोस्क्लेरोसिस है या स्टेनोसिस है या नहीं है। सडन कार्डियक डेथ क्या होता है, 1 आवर के अंदर हमारे पास जो लीथल एरिथमिया की वजह से डेथ हो जाती है, ज़्यादातर वी फैप एसोसिएटेड विद कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जैसे कि अप टू 70% ऑफ द केसेज जो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से होती है। कार्डियोमायोपैथी से हो सकती है, हाइपरट्रॉफी, डायलेटेड आयन चैनल पैथी है, हाइपरट्रॉफी ज़्यादा है, लॉन्ग क्यूटी, बरगुदा सिंड्रोम, इंट्राकार्डिक डिवाइसेस हमें लगाने पड़े। कोरानिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ किसी पेशेंट को है तो प्रोग्रेसिव ऑनसेट होता है हार्ट फेलियर का बहुत सालों में क्रॉनिक इस्कीमिया के बाद। मायोकार्डियल हाइबरनेशन इसके अंदर आता है, और स्टनिंग का मतलब है थोड़ा सा ट्रांजिएंट एलवी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हुआ आफ्टर अ ब्रीफ एपिसोड एक्यूट इंजरी, ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक इस्कीमिया हाइबरनेशन है वो पोटेंशियली एक रिवर्सिबल एलवी फंक्शन है क्रॉनिक इस्कीमिया में जो होता है, यानी मायोकार्डियम जो है हाइबरनेशन में चला जाता है। 60 सेकेंड में हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है ना हमारे पास जो है यानी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन लॉस होती है, ठीक है, और हमारे पास एटीपी जो है वो लॉस हो जाती है। 30 सेकेंड ऑफ एटीपी लॉस हो जाता है, लैक्टेट भर जाता है हमारे पास। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है कि रैप्चर हो गया कॉर्नरी आर्थरोलाइटिक प्लाक का, थंबस बना, कार्डिक मायोमार्कर जो है वो डायग्नोस्टिक होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू राइट कॉर्नरी आर्टरी, और एज़ कम्पेयर टू सर्कमफ्लेक्स, यानी लेफ्ट वाली जो है ज़्यादा होती है। डायफ्रोसिस होते हैं, पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, सेवियर रेट्रोस्टर्नल पेन होता है पेशेंट को, बोलते स्टर्नम में पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, पसीने आना चाहिए, लेफ्ट आर्म में पेन जाता है, जॉ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास जब 24 आवर्स होते हैं, उसके शुरू के 0 जो 4 आवर होते हैं कोई हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ वेवी फाइबर बनते हैं, ठीक है। और ग्रॉस में डार्क मोटनिंग होती है, पेल विथ टेट्राजोलियम। कोगुलेटिंग नेक्रोसिस होना, क्योंकि हार्ट में हमारे पास क्या होती है, कोगुलेशन नेक्रोसिस होती है 4 to 24 आवर्स के अंदर, सेल जो कंटेंट रिलीज होते हैं नेक्रोसिस में, ब्लड में अडीमा होना शुरू होता है, हेमरेजेस होना, रिपरफ्यूजन इंजरी यहीं पे हो जाती है, सारे रेडिकल इंजरी होती है, कैल्शियम रिफ्लैक्स हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे रिपरफ्यूज़ कर दिया तो फ्री रेडिकल बनेंगे और कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से हाइपर कंट्रैक्शन होती है, मायोफिल डार्क इसिनोफिलिक स्ट्रिप्स मिलेंगे। हाँ, हमने कहा 1 आवर के अंदर वेंट्रिकल एरिथमिया, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। 1 से 3 डेज़ में हमने पहले न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, 3 डेज़ के बाद जो है हमारे पास मैक्रोफेजेस आते हैं, उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस एक्सटेंसिव हो जाती है, हाइपरीमिया होता है हमारे पास पेशेंट को। पोस्ट इन्फेक्शन जो है हमारे पास फिब्रिनस कार्डाइटिस जो है ना, पेरिकार्डाइटिस, वो 1 से 3 डेज़ में होती है जब हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं। फ्रिक्शन रब नज़र आई है तो पेरिकार्डाइटिस है।
3 to 14 डेज़ में हमें जो है हमारे पास यानी 2 वीक्स के है वो मैक्रोवेज आ जाएंगे। अब ग्रैनुलेशन टिश्यू आ गया है, हेबरमैक बॉर्डर, सेंट्रल येलो ब्राउन सॉफ्टनिंग होगी, फ्री वॉल, इसमें यहाँ पे रप्चर्स वगैरह होते हैं। टम्पोनाइड हो सकता है, पेपलरी मसल का जो है वो रप्चर हो सकता है, न्यू मर्मर बन सकता है, एमआर हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो रप्चर हो सकता है, मैक्रोफेज जो है मेडिएट करे डिग्रेडेशन को, लेफ्ट टू राइट हमेशा शंट हो जाएगा, एल्वी सूडो एन्युरिज्म बन सकता है। ठीक है, फिर हमारे 2 वीक्स के बाद क्या होगा, हमारे पास एक स्कार बन जाएगा। टाइप 3 कोलेजन जो है वो हमारे पास जो है वो टाइप 1 कोलेजन में कन्वर्ट हो चुका होगा, टाइप 3 से टाइप 1 में। और टाइप 1 किस में पाया जाता है, बोन में, टेंडन्स में पाया जाता है। ड्रासलर सिंड्रोम इस स्टेज पर हो सकता है, जो पेरिकार्डाइटिस ही होती है लेकिन लेट स्टेज में। इसमें भी हार्ट फेलियर, अर्थीमिया है। रैप्चर सारे जो है ना 3 to 14 डेज़ में। ट्रू वेंट्रिकुलर एनेरिज्म हो सकता है, यानी ट्रू वेंट्रिकुलर जो एनेरिज्म है ना वो इस स्टेज में होता है। और रिस्क ऑफ म्यूरल थ्रोम्बस। कॉन्ट्रैक्शन बेड नेक्रोसिस होती है, वो रिफर्बिशन इंजरी की वजह से ऑक्सीजन जो है फ्री रेडिकल बनाते हैं। इन द फर्स्ट और 6 आवर्स में हमारे पास ईसीजी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। कार्डिक ट्रोपोनिन करवाते हैं हम आफ्टर 44 आवर्स, हम जो है ना वो करवाएंगे। जो पीक करते हैं हम दोनों को याद है, पीक दोनों का 24 आवर है, दोनों राइज हो रहे हैं एक ही टाइम पे। बस ये याद रखो कि ये जो ट्रोपोनिन होता है वो एलिवेट रहता है 10 डेज़ के लिए, मोर स्पेसिफिक अदर देन अदर मार्कर। लेकिन ये जो है ना हमारे पास CKMB क्योंकि मसल्स में भी होता है, लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन ट्रॉप करते हैं, रहते हैं देर तक, ट्रॉप टॉप 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 टॉप। जबकि सब CKMB जल्दी 48 आवर में नॉर्मल होता है, तो रीइन्फेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो है CKMB का लेवल और ट्रोपोनिन का लेवल दिखा रहे हैं। ट्रोपोनिन बहुत हाई जाता है इसके में, CKMB नॉर्मल ये ना 7 to 10 डेज़ में होता है, ये तो 2 डेज़ में ही नॉर्मल हो जाएगा। अब मेरे यहाँ पे हमारे पे ECG दिखाई हुई है। जो एंटीरियो सेप्टल होती है, जो एंटीरियो सेप्टल होती है ना वो किस किस को सप्लाई करती है। एंटीरियो सेप्टल जो है V1 और V2 को करती है। जो एंटीरियो अपाइकल होती है वो V3, जो एंटीरियो सेप्टल है वो V1 V2, एंटीरियो अपाइकल जो है वो V3 V4, इंटीरियो ये लेटरल वॉल है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सब, ये सब जो है ये जो एंटीरियर है, एंटीरियो सेप्टल हो, एंटीरियो लेटरल हो, एंटीरियो अपाइकल हो, इन सब को जो है V1 जो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कर रही है। लेटरल को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। V1 V6 V1 V2 V3 V4 V5 V6, लेटरल, एंटीरियर, अपाइकल, और ये जो यहाँ पे सेप्टम है, यहाँ सेप्टम होता है। तो ये तो मैंने बचपन में ऐसे याद किया था, तो होप आपको भी याद हो जाएगा। V1 V2 V3 V4 V5 6 लेटरल को हमारे पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है IAVL, और इन्फीरियर को हमारे पास जो है लेफ्ट सर्कुलेशन में जो है लेफ्ट डोमिनेंट में हमारे पास इन्फीरियर को कौन सप्लाई कर रही है, हमारे पास राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई कर रही है 2-3 AVF। पीरियड जो है हमारा पोस्टीरियर सप्लाई होती है V7 से V9 जो बच गए। ST डिप्रेशन होती है इसकी V1 V3 में विद टॉल आर वेव्स।